नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। नजर करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दावेदारी की संख्या बढ़ने लगी। चर्चाओं के बीच 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 3 नए नाम और सामने आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग पिछले 7 महीनों से जारी। यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा। बिहार के सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। इसको लेकर महागठबंधन के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने फायरिंग की। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने करीब 2 किलोमीटर तक फायरिंग की। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन। दिल्ली के निगमबोध शमशान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। नजर करते हैं खबरों पर विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दावेदारों की संख्या बढ़ने लगी है। पहले ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति बन जाएगी, लेकिन शशि थरूर और बाद में अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच अब 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 3 नए नाम और सामने आ रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह आज दिल्ली पहुंचेंगे। वहां वे पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में खुद को भी दावेदार बताया था। इधर मनीष तिवारी से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि वे पार्टी के स्टेट डेलीगेट से मिलने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए थे। ये स्टेट डेलीगेट चुनाव में वोटर है और अध्यक्ष पद के हर उम्मीदवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के का चुनाव लड़ने के लिए 10 डेलीगेट्स की जरूरत होती है। यह डेलीगेट्स ही उम्मीदवार के नाम को प्रस्तावित करते हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस के उस G23 ग्रुप का हिस्सा है जिसमें सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में सुधार की मांग की थी। इस साल 26 अगस्त को G23 समूह के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को तमाशा और दिखावा का करार देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तिवारी पंजाब के श्री आनंदपुर लोकसभा सीट से सांसद है। सूत्रों के मुताबिक तिवारी 24 सितंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में ही वे अपने समर्थकों से चर्चा करेंगे। इसके बाद चुनाव लड़ने से जुड़ा फैसला लेंगे। तिवारी 5 साल तक NSUI और 2 साल तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बुधवार को रूस यूक्रेन जंग पिछले 7 महीनों से जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 सितंबर को यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व सैनिक तैनात करने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के बाद से ही देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक येकातिनबर्ग और समेत कुछ शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और हर घोटाले की अपील की। प्रदर्शन तेज होने के बाद पुलिस से लोगों पर लाठियां बरसा दी। विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई झड़पों के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें पुलिस को लोगों के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट करती दिखी। एक वीडियो में कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक महिला को घसीटते हुए दिखाई दिए थे। एक अन्य वीडियो में देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, नो टू वॉर के नारे लगा रहे हैं। स्काई न्यूज के मुताबिक मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत 38 शहरों में प्रदर्शन कर रहे करीब 1371 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की तैनाती के ऐलान से पहले पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाटो के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करेंगे तो रूस भी अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। हम अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए पुतिन ने सेना के मोबिलाइजेशन को लेकर एक डिक्री पर साइन किया है।
बिहार के सीमांचल में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। इसको लेकर महागठबंधन के नेता बीजेपी पर निशान साध रहे हैं। प्रदेश में इस यात्रा को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं में इसको लेकर हलचल क्यों मच रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्णिया की जनता से गृह मंत्री अमित शाह रूबरू होंगे, जनसभा करेंगे तो महागठबंधन के नेताओं में डर का भाव दिखा। महागठबंधन के नेताओं पर हमलावर होते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरीके से सुन रहा हूं कि अमित शाह क्यों आ रहे हैं। अमित शाह बिहार की आवाज में रूबरू होने आ रहे हैं, बिहार की जनता से मिलने आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार भारत का अंग है, यहाँ कोई भी भारतीय आ सकता है। गृह मंत्री यहाँ पासपोर्ट लेकर आएंगे क्या? गृह मंत्री अमित शाह बिहार की जनता से मिलने आ रहे हैं और बिहार की समस्याओं को बताने का आ रहे हैं। बिहार के जनता को बताएंगे कि कैसे विश्वासघात हुआ है, कभी जो किशनगंज से आगाज हुआ है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन के लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। किशनगंज का दौरा 2024 और 25 का चुनाव का ये पहला चरण होगा, जहां लोगों को यह बताया जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश का विकास किए हैं और अब देश सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करता है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और राज्य में महागठबंधन सरकार बनने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा है। इससे पहले अमित शाह 31 जुलाई को बिहार आए थे। माना जा रहा है कि गृह मंत्री का यह दौरा सीमांचल से सटी पश्चिम बंगाल की 1 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों को प्रभावित करेगा। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी पूर्णिया और किशनगंज आ रहे हैं। किशनगंज में उनका सरकारी कार्यक्रम भी है, वो बॉर्डर पर भी जाएंगे, सरकारी पदाधिकारियों से बैठक भी करेंगे। पूर्णिया में बड़ी पब्लिक मीटिंग है और बाद में किशनगंज में बिहार प्रदेश के नेताओं के साथ, सांसद विधायकों के साथ बैठक करेंगे। परेशान हैं लालू जी, नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। क्यों आ रहे हैं गृह मंत्री जी? तो क्या गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीसा देना पड़ेगा क्या? क्या मतलब है इसका? फिर वही भाषा, नरेंद्र मोदी जी बिहार नहीं आएंगे, बिहार में प्रचार नहीं करेंगे। क्यों आएंगे? बिहार भारत का अंग है और बिहार में सबको जाने घूमने का अधिकार है। मुझे भी है, एक साधारण बिहारी को भी है और एक साधारण देशवासियों को भी है। और गृह मंत्री तो गृह मंत्री हैं, वो देश में कहीं भी आ सकते हैं। सच्चाई ये है कि ये जो अवसरवादी भ्रष्ट गठबंधन बना है, महागठबंधन, वो परेशान हो जाता है क्योंकि जनता दुखित है, जनता गुस्से में है। और हम भी बिहार में अपने संगठन का और विस्तार करेंगे, हर कोने में जाएंगे, बताएंगे कि एक ऐसा अवसरवादी गठबंधन है और कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित है और कोई प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। बिहार में खौफ का माहौल हो रहा है, रोज हमले होते हैं, रंगदारी वसूली जा रही है। क्या उससे पूंजी निवेश होगा क्या? अब तो मैंने सुना है कि बहुत लोग अपना व्यापार समेटने की सोच रहे हैं, तो उसकी चिंता करिए। ये तो होना ही था। तो जिसको संभालना है वो संभालते नहीं और वो कभी संभालेंगे नहीं, क्योंकि जो ताकतें खड़ी हैं उनके पीछे में, इस सरकार के सपोर्ट में, वो क्या है हम सभी जानते हैं। इसीलिए इनको परेशानी है। हम बिहार की जनता के साथ पूरे संकल्प और प्रामाणिकता से खड़े रहेंगे। इसलिए मैं महागठबंधन के लोगों को ये कहूँगा, कृपया करके बिहार में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इस पर सवाल उठाना बंद करें। बिहार में हम जाएंगे, घूमेंगे, काम करेंगे और बिहार की प्रतिष्ठा को जगाने की कोशिश करेंगे और सीधा ये भी बताएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं
उनको कहीं भी जाने का अधिकार है। किशनगंज जा रहे हैं बॉर्डर पर, सुरक्षा की बात देखेंगे, बाकी देखेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर पूर्णिया में रैली कर रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है भाई? हम लोग भी जाके रहेंगे वहां पर। और अगर भाजपा के सारे एमपी एमएलए से मिलेंगे, चर्चा करेंगे और प्रमुख लोगों से चर्चा करेंगे कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, तो नीतीश जी और बाकी नेतागण सुन लें, हम भाजपा को और मजबूत करेंगे। बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने फायरिंग की। दो बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने करीब 2 किलोमीटर तक फायरिंग की। शहर से लटे मटिहानी थाना से 500 मीटर पहले से उन्होंने फायरिंग शुरू की और थाने के सामने से 4 से 5 राउंड गोली चलाते हुए फरार हो गए। हालांकि इस दौरान किसी को गोली नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर शहर के दूसरे छोर से लगे सिंधोली में कुछ बदमाशों ने जमीन के विवाद में एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया। 13 सितंबर को हुए शूटआउट जैसी वारदात के बाद भी पुलिस चौकन्नी नहीं दिखी। थाने के सामने से फायरिंग करते हुए बाइक सवार निकल गए, लेकिन पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। मटिहानी पुलिस ने दावा किया कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। बता दें कि 13 सितंबर को भी बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने 25 किलोमीटर तक 11 लोगों को गोली मार दी थी। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मटिहानी में फायरिंग के बाद जब बदमाश फरार हो गए तब पुलिस सड़कों पर उतर गई है। मटिहानी थाना के पास जांच अभियान चलाया गया। दूसरी ओर मटिहानी थाना पुलिस बदमाशों के भागने की दिशा में और उसकी पहचान करने के बाद गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी में जुटी है। इस घटना पर एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना में शामिल बदमाशों की पहचान कर ली गई है। आपसी विवाद में 2 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी। लोगों के मुताबिक खोरमपुर ढाला की तरफ से 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश मेतो चौक और स्कूल के सामने कई राउंड फायरिंग करते हुए आगे बढ़े। थाना के सामने भी 4 से 5 राउंड गोली चलाई उन्होंने। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। गुरुवार को दिल्ली के निगमबोध शमशान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई और बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके फैमिली मेंबर सुनील पाल, एहसान कुरैशी, मधुर भंडारकर समेत कई सेलेब्रिटीज मौजूद रहे और 1.5 महीने से ज्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार 21 सितंबर को राजू का निधन हो गया। उनको 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से ही वो दिल्ली एम्स में 42 दिनों के से एडमिट थे। इलाज के दौरान उनकी हालत स्थिर हुई। कल अचानक उनकी हालत फिर बिगड़ गई थी और अंतिम यात्रा के लिए परिवारजनों के अलावा कई रिश्तेदार, नेता और सेलिब्रिटीज भी राजू के घर पहुंचे। कल शाम से द्वारिका के दशरथपुर में उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी और राजू की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में फैंस भी शामिल हुए। जगह जगह राजू की पार्थिव देह ले जा रही एम्बुलेंस पर फूल की वर्षा भी हुई और फैंस उन्हें नम आंखों से विदाई दी। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। एक बार नजर करते हैं आगे की खबरों पर। हैदराबाद स्टेडियम में गुरुवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मुकाबले की टिकट बिक्री के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह मैच 25 सितंबर को होना है। इसकी टिकट बिक्री कल सुबह 10 बजे से शुरू होनी थी। टिकट खरीदने के लिए बुधवार रात 3 बजे से ही क्रिकेट फैंस स्टेडियम के बाहर पहुंचने लगे। सुबह होते ही भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हैदराबाद के फैंस लंबे समय से इंटरनेशनल मैच का इंतजार कर रहे हैं। यहां करीब 3 साल बाद इंटरनेशनल मुकाबला होने जा रहा है। हैदराबाद में पिछला इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया था। वह मैच भी टी20 फॉर्मेट में था। कुछ फैंस ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर टिकट बिक्री के धांधली के आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि कभी टिकट की बिक्री नहीं की जा रही थी। एक फैंस ने कहा कि जब हमने अपने मनचाहे स्टैंड का टिकट मांगा तो बताया गया कि सिर्फ 850 रुपए और 1200 रुपए के टिकट की उपलब्ध है। ऐसे कैसे? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने सिर्फ इतने ही टिकट बिक्री के लिए रखे। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। हम एससीए के जवाब चाहते हैं। इससे पहले भी कटक के टिकट बिक्री के दौरान भागदड़ मच चुकी है। इसी साल 12 जून को बाराबती स्टेडियम में भारत साउथ अफ्रीका सीरीज के दूसरे टी20 मैच की टिकट बिक्री के दौरान भी भगदड़ मची थी। यहां 2 महिलाओं का लड़ते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। मेक्सिको की राजधानी में 6% आंच की तीव्रता के भूकंप से कई इमारतों में क्षतिग्रस्त हो गई और इस दौरान एक महिला की मौत भी हो गई। भूकंप के झटके बुधवार देर रात 1 बजे महसूस किए गए। पश्चिमी व मध्यम मेक्सिको से 3 दिन पहले आए 7 की तीव्रता के भूकंप में 2 लोगों की जान चली गई थी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप का केंद्र पश्चिमी मिचोआकन में प्रशांत तट के पास दक्षिण पश्चिम में करीब 24 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप का केंद्र भी मिचोआकन में था और मिचोआकन की स्थानीय सरकार ने कहा कि भूकंप के झटके राज्य भर में महसूस किए गए। उर्वा में एक इमारत के क्षतिग्रस्त होने और मिचोआकन व ग्यूरेरो को तट से जोड़ने वाले राजमार्ग पर भूस्खलन भी हुआ। किसी तरह से जानमाल की तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन मेक्सिको के राष्ट्रपति इंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने ट्वीट कर बताया कि ये सोमवार को आए भूकंप के बाद के झटके थे, जो कोलिमा, जालिस्को और ग्यूरेरो राज्यों में भी महसूस किए गए। मेक्सिको सिटी की मेयर क्लाउडिया सिनबाम ने ट्विटर पर बताया कि एक महिला की अपने घर पर सीढ़ियों से उतरते समय गिरने से मौत हो गई। मथुरा वृंदावन के बीच नई रेल बस की शुरुआत की गई। सांसद हेमा मालिनी ने नई रेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले सांसद ने रेल बस की सवारी की और उसमें की गई सुविधाओं के बारे में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक से जानकारी ली। सांसद हेमा मालिनी बारिश के बीच वृंदावन रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां सांसद ने रेलवे के इज्जत नगर मंडल द्वारा बनाई गई नई रेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेल बस के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे के जीएम प्रमोद कुमार और आगरा मंडल के डीआरएम आनंद स्वरूप भी मौजूद रहे। सांसद और जीएम के हरी झंडी दिखाते ही रेल बस मथुरा के लिए रवाना हो गई। उद्घाटन करने से पहले सांसद हेमा मालिनी ने रेल बस की सवारी की। सांसद ने रेल बस के अंदर पहुंचकर सबसे पहले लोको पायलट कैबिन को देखा। यहां उन्होंने इसके चलाने के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वे रेल बस की सीट पर बैठी और बाहर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सांसद ने रेलवे के जीएम प्रमोद कुमार से पुरानी रेल बस के मुकाबले नई रेल बस में किए गए बदलावों की जानकारी ली। पुरानी रेल बस के मुकाबले नई रेल बस आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। नई रेल बस में जहां सुरक्षा के नजरिए से 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं आने वाले स्टेशन की जानकारी देने के लिए साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा पुरानी रेल बस में जहां पट्टे वाली सीट थी, वहीं इसमें गद्देदार सीट लगाई गई है। इस रेल बस में एक बार में 56 यात्री बैठकर और 70 से अधिक यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली मस्जिद पहुंचकर डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी सहित कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया था। इलियासी ने कहा कि भागवत इमाम हाउस आए थे, उनका स्वागत किया गया था। देश को सौहार्द से साथ तरक्की के रास्ते पर ले जाने को लेकर करीब 1 घंटे बातचीत भी हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकातें और संवाद अनायास नहीं है। ये संघ की उस अहम रणनीति का हिस्सा है जिसमें वे मुस्लिम और ईसाइयों से संवाद बढ़ाने पर जोर दे रहा है, ताकि धर्म आधारित गलत फहमियों, दूरियों और संवादनहीन को दूर कर राष्ट्र निर्माण के उनकी व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही संगठन की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जा सके। संघ का यह प्रवास खुद के उस सोच के दायरे में है जिसमें वह हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू मानता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया। मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य द्वितीय नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल ने आज अमिताभ कुमार गुप्ता को शपथ दिलाई और माननीय राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन के दरबार हॉल में झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव और ऊर्जा विभाग के अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत कई गणमान्य व्यक्ति एवं झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष के परिजन गण उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं। Lyra, anytime, anywhere. देश में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा बलों ने बड़ी जीत हासिल की है। झारखंड का बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है।
सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बुधवार को बताया कि 3 अलग अलग ऑपरेशन से बुढ़ापहाड़ को नक्सल मुक्त किया गया है। सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम स्वरूप सेना ने इन ऑपरेशनों को अंजाम दिया। सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए 3 राज्यों की सीमा पर स्थित इस क्षेत्र में रसद के साथ पहुंचाया गया। सेना के जवानों में बुढ़ापहाड़ पर स्थायी कैंप बना लिया गया है। इसी तरह बिहार के चक्रबंधा अब भीम बांध के अति दुर्गम क्षेत्र में घुसकर सुरक्षा बलों ने माओवादियों को उनके घर से खदेड़कर वहां भी स्थायी कैंप स्थापित किया है। सुरक्षा बलों को इस क्षेत्र में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विदेशी ग्रेनेड, एरोबम व आईईडी भी मिले हैं। बुढ़ा जंगल का दुर्गम इलाका हमेशा से नक्सलियों का गढ़ रहा। भौगोलिक स्थिति के कारण यहां सुरक्षा बल पहुंच नहीं पाते थे और ये नक्सलियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह था। मोदी सरकार के नेतृत्व में हुए इस खास अभियान ने वामपंथी उग्रवादी की कमर पर कड़ा प्रहार किया है। और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए, उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूं, 2022 की अप्रैल के बाद से जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में उसमें महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। बुढ़ापहाड़ का जो इलाका है ये छत्तीसगढ़ झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है और ये पूरा बुढ़ापहाड़ इलाका माओवादियों का पिछले 3 दशक से सुरक्षित गढ़ रहा है। इस पर अभियान चलाने की, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कोशिशें हुई थी, लेकिन कभी सक्सेस इसमें नहीं मिली थी। पहली बार पूरे बुढ़ापहाड़ के इलाके में अब सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा है। बिहार को हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये अभी पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। बिहार में बहुत ही कम, ये कहा जा सकता है, यथा कथा कहीं कहीं अगर उनकी प्रेजेंस हो या कुछ एक एक्सट्रॉशनिस्ट गैंग के रूप में कहीं प्रेजेंस हो तो हो। इसके अलावा बिहार में बहुत बड़ी प्रेजेंस अब किसी की नहीं है। आते जाते हुए नक्सल्स कहीं अगर दिखाई पड़े तो पड़े, अदरवाइज अब ऐसी जगह बिहार में कोई नहीं है जहां फोर्सेस नहीं जा सकती। सिमिलरली झारखंड में भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि फोर्सेस अब नहीं जा सकती। बुढ़ापहाड़ एक ऐसा इलाका था जहां नहीं जा सकता, आज उसका भी कब्जा हो गया है। गुजरात की वडोदरा के सेंट्रल जेल में 7 कैदियों ने जेल प्रशासन से त्रस्त होकर फिनाइल का सेवन कर लेने के बाद हड़कंप मच गया है। फिनाइल पीने वाले कैदियों को तुरंत इलाज के लिए सयाजी अस्पताल में भर्ती करा गया है। इस दौरान कैदियों ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन की ओर से निरंतर मानसिक परेशान किए जाने के बाद ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया। बुधवार को वडोदरा के सेंट्रल जेल में कैदियों की सुरक्षा पर सवाल उत्पन्न हो गया है। जेल में सजा काट रहे हर्षिल लिम्बाशिया सहित 7 कैदियों ने फिनाइल का सेवन कर लिया। हर्षिल के खिलाफ एडमिशन और नौकरी के मामले में ठगी का केस दर्ज हुआ है, जबकि अभी जापादरा में मर्डर केस में चर्चा में रहा है। इन दोनों आरोपियों सहित 7 कैदियों द्वारा एक साथ फिनाइल का सेवन करने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी कैदियों को इलाज के लिए सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सभी की हालत में सुधार है। शारदीय नवरात्र के गरबे को लेकर गुजरात में अलग अलग थीम पर तैयारियां हो रही है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और भुज समेत राज्य के 10 बड़े गरबा आयोजकों से बात कर गरबा 2022 में नवाचार थीम के बारे में जाना। पता चला कि आयोजकों ने गरबा प्रेमियों की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आयोजकों ने एहतियात गरबा मैदान पर डॉक्टर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पुख्ता व्यवस्था का निर्णय लिया।
गरबा मैदान पर मिनी हॉस्पिटल, ऑक्सीजन सेंटर्स और प्री ट्रीटमेंट सेंटर्स डॉक्टर्स की टीम के साथ सक्रिय किए जाएंगे। कोरोना संकट की भेंट चढ़े 2 साल के बाद 2022 में सार्वजनिक गरबे होने जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर वडोदरा के गरबा आयोजक यूनाइटेड विश सहित आयोजकों ने गरबा स्थलों को बदला है ताकि एक ही जगह ज्यादा लोग गरबे का आनंद ले सके। ग्रामीण थीम पर सूरत में गरबा करने वाले द सॉल्यूशन डे की निर्माण ने कहा कि हॉस्पिटल्स को पार्टनर बनाया है, मच्छरों से निपटने का एहतियाती उपाय करेंगे, सेंट छिड़का जाएगा और गरबा से पहले हॉल में परफ्यूम छिड़केंगे। डॉक्टर्स की टीम रहेगी। सूरत के डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट गरबा आयोजक मोहन नायर ने बताया कि 2 अस्पताल से टाई अप किया गया है। गुजरात विधानसभा के लिए कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से बायोडाटा मंगवाया गया है। बायोडाटा प्रस्तुत करने वाले तथा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए कमेटी की ओर से बुलाया जाएगा। वहीं चुनाव जीतने के लिए चर्चा की जाएगी। इसके बाद सूची बनाकर प्रत्याशियों की सार्वजनिक की जाएगी और गुजरात प्रदेश कांग्रेस की ओर से 3 जिलों के बीच एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में प्रदेश प्रमुख, पूर्व प्रमुख और विपक्ष नेता, पूर्व विपक्ष नेता और एक सीनियर नेता रहेंगे। कमेटी द्वारा चुनाव लड़ने के लिए बायोडाटा सुपुर्द करने वाले तथा इच्छुक उम्मीदवारों के साथ बातचीत की जाएगी। इस तरह से उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने के बाद ही कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित करेगी। 20 के 21 और 22 सितंबर को आयोजित मानसून सत्र के लिए कांग्रेस की ओर से मांग की गई है और मंगलवार को विधानसभा के कामकाज के सलाहकार समिति में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। मदरसों के बाद अब वक्फ की संपत्तियों का सर्वे हो रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 1 लाख संपत्तियां है। इसकी अनुमानित वैल्यू करीब 3,500 लाख करोड़ रुपए मानी जा रही है। इसमें लखनऊ का राजभवन, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की साई मस्जिद भी शामिल है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यूपी सरकार इन संपत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए सर्वे करवा रही है। वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचने के लिए एनओसी लेनी होती है। ऐसी खरीद फरोख्त में एनओसी नहीं ली गई। वक्फ बोर्ड ने बीते 3 सालों में करीब 150 ऐसे मामले की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी थी। इसके बाद योगी सरकार इन वक्फ संपत्तियों का सर्वे करवा रही है। उधर वक्फ संपत्तियों के सर्वे पर सियासत भी शुरू हुई है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है तो कई मुस्लिम धर्मगुरु इसके समर्थन में उतर आए हैं। कई मुस्लिम पार्टी के नेता इसके विरोध में बोल रहे हैं। कानूनी नजरिए से अगर कोई शख्स अपनी चल या अचल संपत्ति को अपनी मर्जी से इस्लाम के पवित्र कार्यों में लगाने के लिए दान करता है तो उसे वक्फ कहते हैं। वक्फ का निर्माण डीड के जरिए किया जाता है। किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता है अगर उसका इस्तेमाल लंबे समय के लिए इस्लाम से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों या चैरिटेबल वजह से किया जा रहा हो। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल धार्मिक स्कूल चलाने, कब्रिस्तान बनाने, मस्जिद बनाने या फिर शेल्टर होम बनाने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति वक्फ का निर्माण करता है तो फिर वो उससे अपनी संपत्ति वापस नहीं ले सकता। कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ का निर्माण कर सकता है मगर इसकी इस्लाम में आस्था होनी चाहिए। वक्फ एक्ट 1995 बनाया गया है। इस एक्ट के मुताबिक ही वक्फ काम करता है। इस एक्ट के अनुसार एक सर्वे कमिश्नर वक्फ की संपत्ति का मुआयना करता है। इसके लिए वो जांच करता है, गवाहों से मिलता है, संपत्ति के दस्तावेजों को खंगालता है। वक्फ को मैनेज करने वाले को मुतालवी कहते हैं। उसी के सुपरविजन में वक्फ काम करता है। वक्फ की कमोबेश ट्रस्ट की तरह काम करता है। ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत काम करता है। हालांकि ट्रस्ट का दायरा ज्यादा बड़ा है, वो सिर्फ धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं है, जबकि वक्फ का दायरा सिर्फ धार्मिक कार्यों तक सिमटा है। ट्रस्ट को उसका बोर्ड चाहे तो वो भंग कर सकता है, लेकिन वक्फ के साथ ऐसा नहीं है। अभी वडाप्रधान नरेंद्र मोदी वन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीधा चलते वहां। गुजरात द्वारा लाई गई एक नई क्रांति है। श्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने
राज्य को इस क्रांति का उपहार दिया था। आज उनके मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने अलग अलग जिलों में वन महोत्सव के तहत राशि वन, नक्षत्र वन और ऐसे ही अनूठे कॉन्सेप्ट के साथ कई अन्य वन्यों का निर्माण किया है। वन संरक्षण को लेकर हमारे विभिन्न प्रयासों के कारण पिछले 2 दशकों में राज्य में ग्रीन कवर काफी बढ़ा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि 2003 में वन विस्तारों के बाहर के क्षेत्रों में 25 करोड़ पेड़ थे, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 40 करोड़ हो गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा के साथ ग्रीन कवर बढ़ाकर क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने में भी हम योगदान देंगे। ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। तेजी से बदलते मौसम और पर्यावरण से आज पूरी दुनिया चिंतित है। इसलिए आज यह समय की मांग है कि हम सभी को उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में 2047 तक देश के क्या-क्या समस्याएं आ सकती है और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन में सामूहिक चिंतन और मंथन फलदायी रहेगा, यह मेरा विश्वास है। अंत में मैं एक बार फिर आप सबका गांधी, सरदार और नरेंद्र भाई की भूमि गुजरात में स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल आपका। और अब आमंत्रित करते हैं पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी को आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार करते हैं कि 2 दिवसीय इस पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को आज आपके मार्गदर्शन में हम लोग सुनने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एकता नगर में आकर के आज सभी पर्यावरण मंत्री एक बड़े सुखद अनुभूति कर रहे हैं। विशेष रूप से सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा के सामने यह जो देश के पर्यावरणीय विकास का एक विशेष शिल्प और स्थापत्य के साथ साथ विकास का ये जो दर्शन है, इसको देखकर सभी मैं मंत्री और अधिकारीगण कल से ही ये विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की सबसे अच्छी परिकल्पना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ग्लासगो में आपने पूरी दुनिया को मिशन लाइफ का जो विजन दिया था, उसके ऊपर आने वाले सत्र में नेशनल एक्शन प्लान और स्टेट एक्शन प्लान और इसके साथ नीति आयोग के जो हमारे कार्यकारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा मिशन लाइफ का एक पूरा चर्चा सत्र किया जाने वाला है। उसके साथ ही साथ आपने जो प्लास्टिक बैन का विषय किया है और दुनिया की एनवायरमेंट असेंबली में इस विषय को जब उठाया गया तो भारत ने उस संबंध में पर्याप्त कदम उठाए हैं, उसके ऊपर भी पूरी चर्चा इस सत्र में करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में अभी कुछ ही दिनों पहले जो आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन से ये चीतों को पुनर्स्थापित करके हमने इकोलॉजिकल रॉन्ग को इकोलॉजिकल हार्मनी से देश की ओर लेके गए हैं, उस दृष्टि से वाइल्ड लाइफ के विषय में, बायोडायवर्सिटी के विषय में और उसके साथ ही साथ वेटलैंड को प्रिजर्व करने के विषय में भी सम्मेलन में चर्चा होने वाली है। हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि आपके नेतृत्व में भारत की 75 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, वायु प्रदूषण पे जो आपकी चिंता रहती है, उसके सत्र के साथ ही साथ देश में फॉरेस्ट्री के माध्यम से हम किस प्रकार से एग्रो फॉरेस्ट्री को विकसित करें, ये विषय भी यहाँ पे चर्चा में रहने वाला है। इसके साथ ही साथ सरदार पटेल जी की इस प्रतिमा के दर्शन और यहाँ का जो प्राकृतिक और जो नैसर्गिक सौंदर्य है, उसके लिए प्राकृतिक भ्रमण का भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक टीम के रूप में हम काम करते हुए आत्मनिर्भर भारत के आपके दृष्टिकोण में हम अपना कोई योगदान दे सके, इसी अपेक्षा के साथ हम इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका ये संबोधन हमारे 2 दिवसीय
इस सम्मेलन के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। मैं आग्रह करता हूं, आप अपना संबोधन दें माननीय प्रधानमंत्री। धन्यवाद। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी चौबे जी, राज्यों से पधारे हुए सारे सभी मंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आप सभी का इस राष्ट्रीय सम्मेलन में और विशेष करके एकता नगर में स्वागत है, अभिनंदन है। एकता नगर में ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अपने आप में मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर हम वन की बात करें, हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात करें, हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, हम जल संरक्षण की चर्चा करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम प्रकृति और पर्यावरण और विकास, एक प्रकार से एकता नगर, उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है, वो अपने आप में ये संदेश देता है, विश्वास पैदा करता है कि वन और पर्यावरण के क्षेत्र के लिए आज एकता नगर एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है। आप भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए मंत्री और अधिकारी आए हैं। मैं चाहूंगा कि एकता नगर में जितना भी समय आप बिताएं, उन बारीकियों को जरूर ऑब्जर्व करें कि जिसमें पर्यावरण के प्रति, हमारे आदिवासी समाज के प्रति, हमारे वाइल्ड लाइफ के प्रति कितनी संवेदनशीलता के साथ कार्य रचना की गई है, निर्माण कार्य हुआ है और भविष्य में देश के ही अनेक कोने में वन पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। इसका बहुत कुछ देखने समझने को यहां मिलेगा। साथियों, हम एक ऐसे समय मिल रहे हैं जब भारत अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया
आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बाघों, हाथियों, एक सिंग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे अभी भूपेंद्र भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। हर भारतवासी के रगों में, संस्कारों में जीव मात्र के प्रति दया और प्रकृति प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से झूम उठा था, हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने घर में कोई प्रिय मेहमान आए हैं। ये हमारे देश की एक ताकत है। प्रकृति के साथ संतुलन साधने का जो एक प्रयास है, उसे हम निरंतर जारी रखें, आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कारित करते रहें। इसी संकल्प के साथ भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, पर्यावरण मंत्रालय चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंद्र में, उनके दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसे संकुचित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्था में एक सोच ये हावी होती गई, चली गई कि पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका रेगुलेटर के तौर पर ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं पर्यावरण मंत्रालय का काम रेगुलेटर से भी ज्यादा पर्यावरण को प्रोत्साहित करने का है। हर वो काम जिससे पर्यावरण की रक्षा हो रही हो, उसमें आपके मंत्रालय का रोल बहुत बड़ा है। अब जैसे सर्कुलर इकोनॉमी का विषय है, सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। हम जब छोटे थे तब हमको बताया जाता था कि महात्मा गांधी जब पिछली शताब्दी के प्रारंभ में साबरमती आश्रम में रहते थे, और उस जमाने में तो साबरमती नदी लबालब भरी रहती थी, भरपूर पानी रहता था। उसके बावजूद भी अगर किसी को गांधी जी ने देख लिया कि पानी को बर्बाद कर रहा है, तो गांधी जी उसे टोके बिना रहते नहीं थे। इतना पानी सामने होना था, फिर भी पानी बर्बाद नहीं होने देते थे। आज कितने ही घरों में, आप में से शायद हर कोई को पता होगा, हर एक के घर में होगा, अनेक घर ऐसे हैं, कपड़े हो, अखबार हो, और भी छोटी मोटी चीजें हो, हर चीज को हमारे यहां रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, और जब तक उसका बिल्कुल समाप्ति न हो जाए तब तक हम उपयोग करते रहते हैं। अपने परिवारों का संस्कार है, और ये कोई कंजूसी नहीं है।
ये प्रकृति के प्रति सजगता है, संवेदना है। ये कोई कंजूसी के कारण लोग एक ही चीज 10 बार उपयोग करते, ऐसा नहीं है। ये सभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। अगर स्कूल में भी बच्चों को कहा जाए कि भाई आप अपने घर में सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से क्या हो रहा है जरा ढूंढ के ले आओ, हर बच्चा ढूंढ के ले आएगा। कॉन्शियसनेस आएगा कि इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए हमें पंचायतों, स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों, वहां से लेकर एमएसएमई तक को हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको दिशा देनी चाहिए, उनको गाइडलाइन देनी चाहिए। साथियों, सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने के लिए ही अब पिछले साल हमारी सरकार ने, अपनी भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की है। अब क्या राज्यों में ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाभ उठाने के लिए कोई रोड मैप बना क्या? उसके लिए जो प्राइवेट पार्टियों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको जमीन चाहिए ताकि रिसाइकल स्क्रैपिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आए। उसी प्रकार से जैसे मैंने भारत सरकार को सूचना दी कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को हमें बहुत गति देनी है, तो हमें पहले भारत सरकार के जितने व्हीकल हैं जो अपनी उम्र पार कर चुके हैं, जो किलोमीटर पार कर चुके हैं, उनको स्क्रैपिंग में सबसे पहले लाओ ताकि उद्योग चालू हो जाए। क्या राज्यों में भी पर्यावरण मंत्रालय अपने राज्य को सेंसिटाइज करे कि भाई आपके राज्य में जितनी व्हीकल्स होंगे उसको स्क्रैपिंग पॉलिसी में सबसे पहले हम शुरू कर लें, स्क्रैपिंग करने वालों को बुला लें, और फिर उसके कारण नई गाड़ियां भी आएगी, फ्यूल भी बचेगा। एक प्रकार से हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन नीति अगर भारत सरकार ने बनी पड़ी रही है तो परिणाम नहीं आएगा। देखिए, सभी पर्यावरण मंत्रालयों को देश की बायोफ्यूल पॉलिसी पर भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए, बायोफ्यूल में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर राज्यों का भी ये कार्यक्रम बन जाए, राज्य तय करे कि हमारे राज्य के जितने व्हीकल हैं उसमें हम सबसे ज्यादा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करके ही व्हीकल चलाएंगे, देश में कंपटीशन का माहौल बनेगा। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय को इस पॉलिसी को ओन करना होगा, उसे ग्राउंड पर मजबूती से ले जाना होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग के नए रिकॉर्ड आज भारत बना रहा है। अगर राज्य भी इसके साथ जुड़ जाए तो हम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। मेरा तो सुझाव ये भी होगा कि हम इथेनॉल उत्पादन और इथेनॉल ब्लेंडिंग राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, साल में एक बार उनको सर्टिफाई किया जाए कि कौन राज्य, और इससे कारण हमारे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। खेत का जो वेस्ट है वो भी इनकम देना शुरू कर देगा। हमें इस हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना है। ये तंदुरुस्त स्पर्धा राज्यों के बीच, शहरों के बीच होती रहनी चाहिए। देखिएगा, इससे पर्यावरण की रक्षा के हमारे संकल्प को जन भागीदारी की ताकत मिल जाएगी, और जो चीज आज हमें रुकावट लगती है वो हमारे लिए नई क्षितिजों को पार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगी। अब देखिए, हम सब ने अनुभव किया है कि एलईडी बल्ब बिजली बचाता है, कार्बन एमिशन बचाता है, पैसे बचाता है। क्या हमारा पर्यावरण मंत्रालय, हमारा राज्य का बिजली मंत्रालय, हमारा राज्य का अर्बन मंत्रालय
लगातार बैठ करके मॉनिटर करे कि भाई एलईडी बल्ब हर स्ट्रीट लाइट पे लगा है कि नहीं लगा है, हर सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्ब लगा है कि नहीं लगा है, एलईडी का जो ये सारा मूवमेंट चला है जो इतनी बचत करता है, पैसे बचाता है, एनवायरमेंट की भी सेवा करता है। आप इसको लीड कर सकते हैं, आपका डिपार्टमेंट लीड कर सकता है। उसी प्रकार से हमें हमारे संसाधनों को भी बचाना है। अब पानी, हर कोई कहता है पानी को बचाना ये बहुत बड़ा काम है। अभी जो हमने आजादी का अमृत महोत्सव में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा है, क्या पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग इसको लीड कर रहा है क्या? संरक्षण का बल दे रहा है क्या? उसी प्रकार पर्यावरण मंत्रालय और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिल करके भाई ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, उस पर बल देता है क्या? यानी पर्यावरण मंत्रालय ऐसा है कि जो हर मंत्रालय को दिशा दे सकता है, गति दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है और परिणाम ले सकता है। आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, ग्राउंड वाटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी के लिए